गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं। आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रह के। तो 212 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद में वो खुतबा जो है वो पेश करेंगे और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ़ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बिलखसूस जो पिछले दिनों से हम ड्रग्स की बात करते आए हैं, उसमें जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। तो मीरवाइज साहब इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसमें भी इनका रोल कम नहीं है। तो अब 4 साल के बाद बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो अपना रोल जो है वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इस तरह के और किस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दे सकते हैं? सबसे बड़ा कदम जनाब, लोगों को अपनी हुकूमत दे दीजिए, चाहे वो जो भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी मेरी या किसी और की बननी चाहिए। बने जिसकी भी जीत हो बनाए, लेकिन कम से कम बने। किस वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होती है, अगर मीरवाइज साहब को 4 साल के बाद छोड़ा गया तो मुमकिन है कि हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते। देखते हैं इसके बाद वो क्या करते हैं। जैसा आपने कहा कि लोगों को हुकूमत दीजिए, लोगों की एक उम्मीद होती है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें एक डिसिप्लिन हो, मैनर हो, नज़्म ज़ब्त। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, असम्बली का तकद्दुस होता है। इसी तरह नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पर लोग जो जाते हैं, आम लोगों का नज़रिया होता है एक इखलाकी लोग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जो बीजेपी के रमेश भदौरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्ज़ों में टेररिस्ट कहा। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज़ भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के ख़िलाफ़ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच।
So DSP Adil has been arrested in many accusations, and one of which has been that he has been accused for the terror funding. So what is your take? मैं क्या कह सकता हूँ ना, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हमारे पास आते नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक पुलिस अफसर को गिरफ़्तार कर रहे हो तो आपके पास इसका सबूत ज़रूर होगा। डीएसपी आदिल को मैं यहाँ तक जानता हूँ, एयरपोर्ट में वहाँ पे एक चंद साल पहले तक वो पोस्ट थे, मिलते रहते थे। हमारी पार्टी के साथ एक ख़ानदानी रिश्ता है। मेरे एक सीनियर साथी हैं कोकरनाग के, उनके सन इन लॉ हैं, तो उस हिसाब से उस ख़ानदान पे क्या गुज़र रही होगी उसका भी मुझे एहसास है। लेकिन अगर पुलिस कहती है कि उनके पास इस सब चीज़ का सबूत है तो करें केस, और जो अदालत का फ़ैसला होगा वो सबके सिर आँखों पे। तो फिर इसमें एक चीज़ ये बात ज़रूरी है, आम लोग ही NIA रेड से बाकी एंटी करप्शन केस क्यों करें, कोई पुलिस अफसर भी क्यों ना? नहीं, सब नहीं, अब जहाँ अगर किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो तो उसमें तहकीकात होनी चाहिए, कोई कानून से बड़ा नहीं है। और इसलिए फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि अभी हाल ही में एक सीनियर गवर्नमेंट अफसर ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जल जीवन मिशन में 3000 करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। उसमें तहकीकात क्यों नहीं, उसमें रेड क्यों नहीं, अब ACB क्यों सोई हुई है? अगर इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम सही है, मैं कह रहा हूँ ये इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, लेकिन इल्ज़ाम की तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी ACB, ED, NIA, CBI ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। उमर साहब आने लास्ट कई सारी चीज़ें अभी तक हाईलाइट की गई, कभी बालाकोट, कभी मंदिर मस्जिद, जब भी इलेक्शंस आते रहे, बचा कुछ आप कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी लास्ट टाइम कहा था। अब थोड़ा सा और एक चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि सनातन खतरे में है, जिस हिसाब से आज एक MP को टेररिस्ट कहा गया, तो जैसे आपने खुद कहा, तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत मुसलमानों पर एक। मैं इन मजहबी फसादों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी एक फ़र्द के कहने से मज़हब ख़तरे में नहीं पड़ता। अब मैं इस्लाम की बात कर सकता हूँ, कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ ना हमारा मज़हब कितना मजबूत है। इसी तरह कोई अगर हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे, मैं तो ये समझूंगा कि वो मज़हब किसी एक के राय से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्यों ना उसकी राय कितनी भी मुश्किल हो हज़म करना, लेकिन अपनी जगह तो मैं ये समझूंगा कि उसके कहने से मज़हब पे असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल जो हैं लोग हैं, पॉलिटिक्स पे हम एक दूसरे का विरोध करें, इश्यूज़ पे हम विरोध करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे हम विरोध करें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मज़हब को निशाना बनाना या किसी के मज़हबी जज्बात को जो है उनको ज़ख्म देना, ये ना हमारे लिए अच्छा है ना इस मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामा अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब को बंद किया, और बार बार LG साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज़ किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो BJP के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो BJP के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया, एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज़ साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अलमदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये BJP की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज़ करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज़ साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो मैम, जैसे कि इनका रिलीज़
हो गया आज, तो आपको लगता है कि इससे इलेक्शंस का डेट पास आ जाएगा और हम इलेक्शंस हम सक्सेसफुली आपको क्या मतलब कि मीरवाइज के रिलीज और इलेक्शन में आपको कुछ कनेक्शन लगता है? मैं इसके बारे में बात नहीं कह सकती। मीरवाइज साहब ने कहा कि यहाँ पर दिस मस्ट टू डायलॉग, इनिशिएट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, देखिए, हम तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी 2003 से लेके 2005-06 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज़ फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाएं और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 100 जो है 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज़, कभी NIA का छापा, कभी ED का छापा, कभी SIU का छापा, कभी SI, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने का छापा, बिजनेसमैनों को तंग करना, रिलीजियस जो मजहबी रहनुमा उनको जेल में डाल देना, हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इसका मतलब है ना कहीं मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और जब खुद बीजेपी ये कहती है कि जब भी यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे कोकरनाग का मसला हुआ, राजौरी का हुआ, कि ये पाकिस्तान करवाता है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान के साथ कि ये सब बंद करे, उसके लिए कम से कम बात करना तो पड़ेगी। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि बीजेपी कहने को ये कह सकती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मगर वो तो पाकिस्तान के साथ बात कर रही है। सीज़ फायर कैसे हुआ? जो हमारे सरदार भाइयों की जो वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसको कैसे खोला गया जब तक बातचीत नहीं हुई? जो वाघा बॉर्डर पे जो आवाजावी होती है वो कैसे चलता है? तो बातचीत जब करनी होती है बाकी मुद्दों के हवाले से वो तो करते रहते हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ के गरीब जो बिहार से, यूपी से नौजवान आता है, उसका खून बहता है, कश्मीरियों का खून बहता है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने कोकरनाग में देखा, आपका जो मेजर आशीष, कर्नल जो है मनप्रीत, हमारा अपना हुमायूं, तो उन्होंने तो पार्लियामेंट में नाम तक नहीं लिया इन लोगों का। और कल यही बीजेपी जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। One question, please. He said today that Hurriyat Conference always consider that parts of Jammu and Kashmir are lying half in the Pakistan and half with China, and the issue of Kashmir needs to be resolved. PM Modi recently, with regard to Ukraine, said that this is not a time for war. We have always been battling for dialogue, so let's just support the dialogue. तो ये तो मीरवाइज साहब के अपने ख्यालात है, तो उसमें मैं क्या कहूँ? It's his own take, you know, whatever he is. कल इधर ऑन फ्लोर ये जो है बीजेपी के MP, उन्होंने बोला BSP MP को कि ये जो सब मुस्लिम्स हैं वो दहशतगर्द है। What's your take on that? नहीं, मेरा ये टेक है कि इतना पैसा गरीबों का पेट काट के एक पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई, जिसकी खास शायद अभी ज़रूरत भी नहीं थी, चलता। इससे कई हमारे गरीबों को रोज़गार मिल सकता था, कई मसले हल हो सकते, पर आपने तो पार्लियामेंट हाउस तो बनाया, पर साथ में कोई फ़िनाइल भी ख़रीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं जो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी ज़बान साफ़ हो जाती और वो इस किस्म के नाज़ेब और इस किस्म के जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते एक कौम के लिए।
तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए, उनको इस नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग के अलावा फिनाइल का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लोगों का मुंह साफ करने के लिए। मैम एक्चुअली मैं इनके कहने का मतलब था कि एक तरफ से तो मोदी जी कह रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पीओके पर हमले की बात की जा रही है, जो इन्होंने सवाल भी किया। तो इनको क्लब करके अगर देखेंगे तो एक तरफ से हिंसा, दूसरी तरफ से अहिंसा। देखिए, इसमें तो आपको समझना चाहिए बात कि वाजपेयी जी की जो लाइन थी वो अलग थी। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चलाने की कोशिश की थी, पर उसको बीजेपी ने चलने नहीं दिया। उसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी चाहते थे पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मसले कश्मीर हल हो, जिस तरह वाजपेयी जी ने किया था। मगर जो आजकल की जो बीजेपी है वो चाहती है कि ये मसला ज़िंदा रहे। वो चाहती है, जिस तरह आपको जानते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि आप ये जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठा दीजिए इस पे, ये जो पुलवामा अटैक हुआ उसका क्या मतलब है। यानी उनको शक है उसके बाद पाकिस्तान पे जो भी कुछ हुआ। तो ये तो इनको तो बीजेपी वालों को तो खून लग गया है मुंह में। ये तो इसी पे थ्राइव करते हैं। जितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितनी दुश्मनी होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये तो उस पे लोगों को वोट मांगते हैं। इन्होंने तो हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, इन्होंने तो उनके खून पे, उनके नाम पे भी वोट मांगे लोगों से। इनको तो दोस्ती से कोई मतलब नहीं, इनको तो डायलॉग से कोई मतलब नहीं। डायलॉग तो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो अभी आपका सीज फायर चल रहा है या बाकी जो मामला चल रहे हैं। मगर जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो यहाँ इनको कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है, ताकि कल को इलेक्शन जब आए ये और कोई ड्रामा करे और कोई हादसा करें इस किस्म का, या कोई लापरवाही ऐसे बरते कि खुदा ना खास्ता फिर से कोई पुलवामा जैसा हादसा हो, ताकि ये पूरे मुल्क में जाके लोगों से हमारे शहीदों के नाम वोट मांगे और इलेक्शन जीत जाएं। That's it. सर, आज मीरवैस को 4 साल बाद छोड़ा है और आज उन्होंने पहला सरमन दिया जामे मस्जिद में, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मीरवैस साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दिया। और ये जो मीरवैस साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नज़रबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद न किया जाए। सर, उन्होंने आज ये भी कहा अपने sermon में कि we are sadly labeled as separatists and anti-nationalists, but we don't have any personal ambition into it. We want peaceful solution so that Jammu and Kashmir won't suffer anymore. And I want to include it, he pitches for resolution, talks between India and Pakistan. What's your take on this? Of course, I mean to say, जब आप रिजॉल्व करते हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक वायलेंस होती है और एक नॉन वायलेंस होती है। नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन में डायलॉग ही आएगा, चाहे आपका कुछ भी, आपको एंड पर डायलॉग से ही रिजॉल्व करना है। और बहरहाल ये उनका व्यू पॉइंट है, ये बहरहाल उनका व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है, बाकी चीज़ें बात है, ये दिस इज समथिंग द कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। मैं तो मतलब उस पर ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे मैं वेलकम करता हूँ इवन जो पहले क्लरिक्स को छोड़ा गया, लेकिन अंडर द इन द ग्लेज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस क्लरिक्स, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो अभी भी अरेस्टेड हैं, जो अभी भी बंद हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पर चार्ज। दोनों का मैं चाहता हूँ कि एज अ मैटर ऑफ गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड रिलीज देम। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू। एक जो एक कानून बनाया गया है जिसकी इनफैक्ट कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो ये है कि जो ये NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें एक अजीब कानून है कि अगर बाप ने कुछ किया है तो उसकी सज़ा बेटे को देते हैं, अगर बेटे ने कुछ किया है तो सज़ा बाप को मिलती है, भाई ने कुछ किया है तो दूसरे भाई को सज़ा मिलती है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे यहाँ जॉब ढूंढने जाते हैं, अगर बच्चे यहाँ कोई, तो आप उनको इस बुनियाद पर नहीं देते कि साहब आपका दादा मिलिटेंट था,
कि आपका वालिद मोहतरम कोई काम करता था, उस पर भी आई थिंक गुडविल जेस्चर्स एंड मेजर्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेजर्स ऑफ नॉर्मलसी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नॉर्मलसी है, तो नॉर्मलसी डिमांड्स that these draconian laws now be things of the past. So you think normalcy has prevailed, sir? The test, the onus of proving it is on them. If the draconian laws are there, if laws which are not applicable to other parts of India are here, means there is not normalcy. If we are at par with the rest of the country, then there is normalcy. Thank you so much. इस्लामी के लीडर से उनको मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है, उस पर क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये उनकी अपनी मर्जी है. Why should we force something on them? And I think we should stop humiliating them and belittling them. जुमा का दिन है, वैसे ही जुमा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से. वो अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आई है. मीरवाइज साहब आज जुमा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है. दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है. मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा. हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके. आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए. जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी. अल्ताफ़ साहब, आपने भी काफ़ी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे. देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए. अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें. बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है. और उसी सच की एक कड़ी है कि आज मीरवाइज साहब रिलीज़ हुए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज़ किया ना. हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा. अल्ताफ़ साहब, अमन की फ़िज़ा आ रही है. हमने भी देखा कि कल बहुत सारे लीडर्स ने आपको ज्वाइन किया, उनमें सेपरेटिस्ट लीडर्स भी है. कितना अच्छा कदम है. मैं किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ. देखिए, मैं बताऊँगा देखिए, मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ. हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था. प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी. तो आज अगर हकीकत पे लोग चलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सेपरेटिस्ट कहा जाए, किसी को मेन स्ट्रीम कहा जाए. हम सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं और अमन चैन चाहते हैं. अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं, अपने बहनों के लिए अमन चाहते हैं, अपनी बेटियों के लिए अमन चाहते हैं. तो इससे क्या अच्छा है. अमन जब होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा. इस मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का अमन बहुत ज़रूरत है. अल्ताफ़ साहब, पहले मुहर्रम को प्रोसेशन अलाउ किया, आज मीरवाइज को. तो आप हम समझते हैं कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है. हाँ, मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है. मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सरकारी अफसरान जो हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इसमें. लेकिन उनको कहना चाहता हूँ, ये दिल से डर निकाल दो. बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है, बंद है. खोल के देखो, कुछ नहीं होने वाला है. लोगों ने अब मन बना लिया अमन पे चलने का. लोग चाहते हैं कि जो उन पे तोहमत लगाई गई है इतने सालों से कि ये शायद लोग सब दहशतगर्द हैं, लोग सब यहाँ हुल्लड़बाज हैं, ऐसा कुछ नहीं. हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं. और मुझे नहीं लगता इस मुल्क में कोई ज़्यादा ये कह सकता है कि वो हमसे ज़्यादा प्यार करते होंगे.